together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है ड्रीम जॉब्स. आदाब दोस्तों, ड्रीम जॉब्स के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आरजे उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सी वामसी कृष्णा जी, जो डिप्टी तहसीलदार हैं आरा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के. तो मैं इनका खैर मकदम करूंगा हमारे प्रोग्राम में. वेलकम टू आवर शो सर. थैंक यू सर. आदाब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिस्टर सी वामसी कृष्णा जी अपने मानू CSC RCA कोचिंग से इन्होंने अपनी कोचिंग की तैयारी की. उसके बाद आज इन्होंने तेलंगाना का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें ग्रुप बी में इन्होंने अपनी जगह बनाई और आज डिप्टी तहसीलदार के हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. सर, मैं आपका फिर से वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो में. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में थोड़ा. मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं हमें आप. मैं बचपन पूरा मेरा हैदराबाद में था सर. मैं 1st से 10th क्लास हैदराबाद में मेरिडियन स्कूल में पढ़ा था जी. उसके बाद 11th एंड 12th से ही मैं ये सिविल्स का एक मेरा बैकग्राउंड तैयारी करने शुरू किया और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी चूज़ किया मेरे इंटरमीडिएट में. फिर बेंगलोर के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में BA किया जी. उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया. वहाँ से सिविल्स की तैयारी शुरू किया मैंने. अभी तक 3 अटेम्प्ट दिया और ये साल मेरा दूसरी मेंस था. अभी मेंस का रिज़ल्ट वेट कर रहा हूँ. ओके. और तेलंगाना के ग्रुप 1 में मेरा 650 रैंक आया था. गैर वो थोड़ा से कट ऑफ मिस हो गया था. ग्रुप 2 में मैं अभी डिप्टी तहसीलदार रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे प्रोबेशन कर रहा हूँ अभी जी. ग्रुप 3 में भी मेरा 44 रैंक आया था और ग्रुप 4 में भी 24th रैंक आया था. पर वो अभी मैं नहीं लिया. ग्रुप 2 में अभी ट्रेनिंग चल रहा है. डिप्टी तहसीलदार आप ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं? हाँ सर जी. अच्छा, क्या वजह थी कि आपने इस फील्ड में आने का, क्या वजह थी आपकी? बचपन से मेरे पेरेंट्स का बैकग्राउंड में डॉक्टर्स है दोनों भी और मेरे फादर सोशल सर्विस में भी एक्टिव थे. मैं स्कूल में लीडरशिप एक्टिविटीज़ ये सब, पब्लिक से इंटरेक्शन अच्छा था जी. लोगों से मुलाकात होती थी. तो जब से मेरे को पीपल के लिए कुछ करना चाहिए, सोशल सर्विस करना चाहिए बोल के वो स्ट्रॉन्ग वो एक मकसद बना मेरा. तो वो मेरा ड्राइविंग फोर्स है कि सिविल्स के लिए तैयारी करूँ. जी. डिप्टी तहसीलदार का जो पोस्ट है, इसके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, खासकर तेलंगाना का एग्ज़ाम होता है. इसके ज़रिए ही डिप्टी तहसीलदार बन सकते हैं? हाँ सर, ये एंट्री लेवल पोस्ट है. एक डायरेक्ट ग्रुप 1 डिप्टी कलेक्टर बनते हैं जी. दूसरी एंट्री है ग्रुप बी में, ग्रुप बी डिप्टी तहसीलदार. तो डिप्टी तहसीलदार जाके MRO बनेगा, तहसीलदार बनेगा. फिर
डिप्टी कलेक्टर भी बनेगा टुवर्ड्स एंड ऑफ देयर करियर। ओके। और इसके बाद सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट बोल के 3-4 भी है। तो ये 4 एंट्री लेवल है और प्रमोशन उस हिसाब से होंगे जहाँ अपन एंट्री होते हैं। ओके। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं, जब मैं खासकर बात करूँगा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तेलंगाना का है, उसमें किस तरह का प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं हमें आज। तेलंगाना का 4 दूसरे राज्यों की तरह एक ही एग्ज़ाम नहीं है, 4 डिफरेंट लेवल के पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम्स है। ओके। अगर अपन ग्रुप 1 ले लिए तो वो 2 स्टेप का एग्ज़ाम है, इंटरव्यू निकाल दिया गया है। तो प्रीलिम्स प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है, एक ही पेपर है, 150 क्वेश्चंस विथ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके। तो उससे मेंस के लिए लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ओके। मेंस में 6 पेपर है। ओके। 5 जीएस पेपर है, एक स्पेशल पेपर है तेलंगाना मूवमेंट का। ओके। जो अपना 60 साल का स्ट्रगल रहा तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन का, उसके लिए एक पेपर है। तो ये 2 स्टेप का रिटन और प्रीलिम्स है। बाकी 3 स्टेप में ओनली एमसीक्यू बेस्ड है। ग्रुप 2 ले लिए तो 4 पेपर है, 150 क्वेश्चन के 4 पेपर है। ग्रुप 3 में 150 क्वेश्चन के 3 पेपर है। ग्रुप 4 में 150 क्वेश्चन के 2 पेपर है। तो अपन ग्रुप 1 को बेस करके पढ़े तो बाकी एग्जाम भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते। आप अपने प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से की, उसके लिए मतलब क्या टेक्निक आपने अपनाई थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं प्रिपरेशन साल 2020 में शुरू किया सर जी। मेनली यूपीएससी ओरिएंटेड था मेरा। तो वो टाइम जो मैं ज्वाइन किया था ऑनलाइन ऑफलाइन की ट्रांजिशन में था। एक अच्छा एडटेक प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन कोर्स ही लिया था मैं, और वहाँ से फाउंडेशन किया। फिर मैं हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक लेके उसको रिफाइन करके वो मेरा फाउंडेशन बना सर। एवरी ईयर जब भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वॉट एवर करंट अफेयर्स इज़ देयर, वॉट एवर लेटेस्ट हैपनिंग्स इज़ देयर, वॉट एवर नया चेंजेस लाए दिया गया है, वो मैं अपडेट करता गया। पर जो बेस फाउंडेशन मैं स्टार्टिंग में किया था वो स्ट्रांग रहने से बाकी सब एग्ज़ाम अच्छा लिख सकते। दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अब्दुल कलाम। अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ के ऐब दुनिया देखती है। शेख सादी। No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide.
listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है हमारे शो ड्रीम जॉब में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सी वामसी कृष्णा, जो एज ए डिप्टी तहसीलदार अपनी खिदमत आला डिस्ट्रिक्ट में अंजाम दे रहे हैं। सर, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? अगर तेलंगाना का PCS लिया गया उसमें सिलेक्शन है, सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम है। पर UPSC में जो होता है, UPSC एग्ज़ाम में जी खास, उसमें 2 ऑप्शनल पेपर लेते हैं, एक सब्जेक्ट को 2 पेपर रहते हैं। तो बाकी GS के जो पेपर होते हैं वो एक नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट रहता है, मोर और लेस। अगर अपन एवरेज 100 मार्क पकड़ लिए, 5 से 10 रेंज के हिसाब से ही सबके मार्क्स रहते हैं। पर ये जो ऑप्शनल पेपर है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आपका मेक और ब्रेक बोलते हैं। 100 मार्क भी आ सकता है, आपको 150 मार्क। तो आपका रैंक आने के लिए ऑप्शनल सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसमें एक चीज़ है अपना इंटरेस्ट रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको मटेरियल चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, और ऑलरेडी मार्क्स कैसा आ रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये सब देख के ऑप्शनल चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बुक्स वगैरह जो स्टडी मटेरियल वो मतलब कहाँ से कैसे मतलब मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा? अभी जो ऑनलाइन माहौल है, सब कुछ ऑनलाइन में मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बुक लिए और उस पर थोड़ा पढ़ने के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर ये बुक मेरा स्टाइल ऑफ पढ़ना इसको मैच हो रहा है तो उस पर पूरा भरोसा रख के उस पर पढ़ना है। 2, 3, 4, 5 बुक जब अपन ला के सब मिक्स करते हैं तो प्रिपरेशन थोड़ा साइड ट्रैक हो जाता है। तो एक बुक पे मेजरली फोकस करके थोड़ा ऐड ऑन दूसरा बुक्स या रिसोर्स करने से ठीक है, पर एक मेन रिसोर्स होना चाहिए। दिन ब दिन जो उसमें अपडेट होता जाता है, तो उसको आपने जैसे बताया कि उसको मतलब उसको भी ऐड ऑन करते रहना चाहिए अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं आप, तो सब चीज़ों में वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? तो UPSC में ये करंट अफेयर्स का वेरिएबल रहता है, करंट अफेयर्स, यस, 30 to 50% आ सकता है, पर वो किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए अपन बेस्ट क्या कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत अच्छा हैबिट बनाना चाहिए। वो बस एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ में कहीं भी अपन बात कर रहे हैं तो इट गिव्स अस वैल्यू। कुछ भी टॉपिक पे अपन बात कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड एक पेज का नोट बना के मंथली अपन जो भी 25-30 पेज लिखे हैं वो एवरी मंथ एंड तो एक 2-3 आवर्स रख के वो एक बार रिवाइज करना बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर थे तो कितने तरह मतलब कितना न्यूज़पेपर पढ़ते थे? पिछले 5 साल से बिना एक दिन छोड़ के हर दिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 UPSC के लिए अच्छा है। दोनों की ज़रूरत नहीं, कोई एक, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, पर एक सेलेक्ट करके उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसको रेगुलर जो है फॉलो करना चाहिए। सही। जी। हाउ मेनी आवर्स कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मतलब इसमें कितना वो है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस तरह के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? UPSC हो या स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम में ये टाइम का फैक्टर एक बहुत ओवररेटेड कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है। कोई 3-4 घंटे पढ़ के भी पास कर जाते हैं। पर्सनली मैं, मेरा गोल्डन रूल 8-8-8 रखता हूँ। 8-8-8, यस। 8 आवर्स ऑफ स्टडी, ओके, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ओके, 8 आवर्स फॉर एवरीथिंग एल्स। आप कुछ और पढ़ना चाह रहे हो, पर्सनल काम है, खेलना, फिजिकली एक्टिव रहना, कुछ भी, बाकी 8 आवर्स में, पर 8 आवर्स ऑफ स्टडी कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर विल गिव अस बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से ये मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे कोचिंग वगैरह भी लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो कितना मतलब हेल्पफुल होता है इस तरह के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत से लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। UPSC की खूबसूरत ये है कि कोचिंग कितना भी इनोवेटिव हो जाओ, वो एक स्टेप सामने ही रहेगा उनका। तो कोचिंग विल नेवर बीट UPSC। अपने तरफ से अपनी कोशिश होना कि जो बेसिक्स फाउंडेशन है जी वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे चाहिए, अगर ऑप्शनल है, ऑप्शनल ख़त्म कर लिए, अपन आंसर्स लिख रहे, आंसर्स को रिव्यू कराने कोई अच्छा रिसोर्स पर्सन हो, कॉलेज का प्रोफेसर हो,
वो बहुत ज़रूरत है रिव्यू लेना, पर फाउंडेशन बेसिक्स खुद से पढ़ना भी बहुत यूज़फुल है। बिल्कुल। डेडिकेशन और मोटिवेशन और फोकस होना अपने एग्ज़ाम के लिए, वो कितना ज़रूरी है इस तरह के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? ये एग्ज़ाम की नेचर ऐसा है कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है। पढ़ना एक पार्ट है तो मेंटली स्ट्रांग रहना एक पार्ट है। जी जी। तो अपन प्रिपरेशन में आने से पहले ही डिसाइड होके आना है कि ये थोड़ा लंबा सफ़र होने वाला है, और मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ वो पूरी तरह से कंटिन्यू करके रखूँगा। और मेरी ये एक है कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। तो अपना फ्रेंड्स फैमिली जो है उनको पूरा कट ऑफ नहीं करके हफ्ते में 1-2-3 घंटे ऐसा अपने वेल विशर्स, चाहने वाले से बात करने से वो फ्रेश भी होता है, माइंड फ्रेश होता है और वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं होते। तो एक तरह अपना पढ़ाई अच्छा हो रहा है, दूसरी साइड अपना सोशल लाइफ भी अच्छा रखेंगे जी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस तरह से मोटिवेटेड थे अपने थ्रू आउट जो इस तरह का एग्ज़ाम आपने दिया, इसमें किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं आप? मेरा बिगेस्ट ब्लेसिंग मैं बोलना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स, सब मेरे बहुत सहारा दिए हैं। मेरा गुड टाइम्स में तो सब लोग ही है, पर मेरा डाउन जब था, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, वो टाइम में भी मेरे मोरल रखते थे, मेरे को नहीं और कामयाबी आएगी, होने वाला है बोल के बोलते थे। मेरा और भी जो हॉबीज़ है, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, ट्रैवल करता हूँ मैं बहुत, तो ये सब थोड़ा रिफ़्रेश होके, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिस्कनेक्ट नहीं होना है प्रिपरेशन से। फेलियर्स अगर कुछ होता है तो उसको एक्सेप्ट करके दोबारा से जो है दोबारा आना है, कोशिश करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। वो रीस्टार्ट करना, एक फिल्म आई थी उसमें जो कहते हैं ना कि रीस्टार्ट, तो दोबारा से स्टार्ट करना है। सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स का वही है, जो जितना जल्दी रीस्टार्ट हो सके, जितना फोर्स से रीस्टार्ट किए उतना अच्छा रिजल्ट। वो सोच के बैठ गए कि हम तो फेल हो गए हैं, मेरा नहीं हो पाया है, तो वो तो होता है। ये जो एग्ज़ाम के बाद जून में एग्ज़ाम ख़त्म, जून से दिसंबर गोल्डन पीरियड है, ये 6 महीने में जो पढ़ता है उसका रिजल्ट आता है। दिसंबर से लेके फिर जून तक सब लोग पढ़ते हैं। जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जब सब लोग सोच रहे हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब जो पढ़ता है उसका रिजल्ट अच्छा कामयाबी होता है। अच्छा वामशी जी, ये जो रिवीजन होता है, जो आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या आप दोबारा से मान लीजिए नहीं हो पाया आपका, आप जो है आपका सक्सेस नहीं हो पाए, तो जब दोबारा से एग्ज़ाम देते हो तो उसमें रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपको सब कुछ पढ़े हुए हैं, बट उसका रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना रिसोर्सेस लिमिटेड रखे सर, इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, सब कवर करते हैं, पर उसको रिकॉल करना, एग्ज़ाम में याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए लिमिटेड सोर्स को 3 से 4 बार, फर्स्ट राउंड अगर आप 2 महीने पढ़े, सेकेंड राउंड अपना 1 महीने में होगा, थर्ड राउंड 15 से 20 दिन में होगा, और लास्ट एग्ज़ाम से 1 वीक पूरा सिलेबस कवर करे जैसा रिवाइज किया तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा डिविडेंड आएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट है, बहुत सारे होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है? बहुत हेल्प होता है सर, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, स्पेशल प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, बट प्रीलिम्स के लिए जो ऑलरेडी पीवाईक्यू में आया है उसके रिलेटेड टॉपिक्स आने का चांस अच्छा ज़्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पर रिलेटेड। दूसरी चीज़, मॉक करने से जो अंदर डर लगता है कि ये गलत है, सही है, क्या ये ऐसा, अटेम्प्ट करने का डर चले जाता है। अगर आप 100 क्वेश्चन एग्जाम जब अटेम्प्ट करते हैं, उससे पहले ऑलरेडी आप 5000 से 8000 क्वेश्चन आप कर दिए हो, वो मन में डर नहीं रहता कि ये या ये, आपको वो इंट्यूशन आता है कि ये ठीक है, मैं ये लगाऊंगा, 50-50 चांस कम से कम लूंगा, डर चले जाता है। और यूपीएससी में वो रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स में। और अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें, और जो तेलंगाना का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, या दूसरे स्टेट के जो पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, लोक सेवा आयोग कहते हैं उसको, तो उसमें कितना फ़र्क है, मतलब दोनों एग्ज़ाम में देखा जाए तो? अगर मेरे को पूछे, यूपीएससी इज़ मदर ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। अगर उसका तैयारी करते हैं तो आप उसका तैयारी कर दिए तो तेलंगाना का 60 to 70% आपका सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा बदलेगा, अपना लिखने का तरीका, पर अपना जो कंटेंट है वो सिमिलर है।
तो तेलंगाना में क्या ऐड होगा इज तेलंगाना Movement मूवमेंट, add तेलंगाना हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी राज्य का एग्जाम हो यही तरीका है। पर यूपीएससी का सिलेबस लार्जली वही बेस रहेगा। अच्छा, आजकल जो स्टूडेंट इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर, उसको आप किस तरह का एडवाइस आप देना चाहते हैं? कोई एडवाइस? अभी मेरा 6 साल हुआ सर बाय माई प्रिपरेशन। एक चीज़ मैं रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, लंबा सफ़र है। तो वंस यू आर गेटिंग इनटू द गेम, आप वो माइंड बना के आना है कि ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप आने से पहले हाथ में एक स्किल, या मैं आज मार्केट में गया तो ये मेरा ऑप्शन भी है, आई एम रेडी टू डू समथिंग, मैं कुछ कर पाऊंगा। ये मेरा सोल नहीं है, ये गया तो मेरी जिंदगी गया, वैसा नहीं। एक ऑप्शन, ये मेरी पूरी कोशिश करूंगा, पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा, पर ये नहीं हुआ तो टुडे मार्केट में मेरा ये वैल्यू है, मेरा ये स्किल है, मैं कर पाऊंगा। वैसा एक माइंडसेट बना के आने से बहुत हेल्पफुल होगा। जो स्मॉल टाउन के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, गांव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो शहरों में बच्चे रहते हैं। तो उनको किस तरह की एडवाइस आप बताना चाहोगे? यूपीएससी की एक बहुत खूबसूरत ये है कि वो सबसे दूर के छोटे गांव में जो लड़का है उसको पास कराने जैसा एग्जाम ही देता है। यूपीएससी ऑलवेज फोकसेस ऑन द बेसिक। जो होता है एग्जाम में अपन ज्यादा सोचते हैं कि ये कुछ और ही दिया होगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन देता है वो सबसे बेसिक और थोड़ा रिलेटेड ही रहेगा। दूसरी चीज है, पोस्ट कोविड सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल, यस, अवेलेबल ऐसा है कि आप फ्री में चाहो फ्री में मिलेगा, आपको कोई पर्सनल मेंटर चाहिए वो मिलेगा। तो सब कुछ अपने को अपने फोन में या कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। बिल्कुल, और मेहनत करने की जरूरत है। आप कहीं भी रह के मेहनत करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत है। आप 8 से 10 घंटे पर डे दिए, पूरी आपकी कोशिश किए, सक्सेस होना ही है जी। और आजकल जैसे कम्युनिकेशन हो या फिर करंट अफेयर्स की जानकारी, और उसके साथ साथ एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब कितना हेल्पफुल होता है इस तरह का एग्जाम क्लियर करने के लिए? अभी पहले जैसा यूपीएससी जो डायरेक्ट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, बहुत ही डायनामिक हो गया है। बस इसका नॉलेज टेस्ट नहीं करना है, बल्कि वो सिचुएशन में ये ऑफिसर को ठहरा है तो कैसा डील कर पाएगा। तो इसके लिए एक अच्छा पीयर ग्रुप बना के दोस्तों में, नहीं तो फेलो एस्पिरेंट से डेली 1-2 टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए। या राज्यसभा टीवी है, उनके प्राइम टाइम डिबेट्स, वो लोग अच्छा रिसोर्स पर्सन को बुलाते, तो वो डिबेट सुनने अपने को एक नया पर्सपेक्टिव आता है। वो पर्सपेक्टिव लेके डेली एक 1-2 आंसर्स कम से कम लिखने से भी बिल्कुल बहुत नया अपने को हाथ भी लिखना चालू हो जाएगा मेंस के लिए, और अपना थिंकिंग भी एनालिटिकली हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि मतलब इस तरह की एक्टिविटी करने से जो आपको आसानी पैदा होगी आगे के एग्जाम को क्लियर करने में। दोस्तों, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल के मशहूर शायर मोमिन खान मोमिन से। मोमिन खान मोमिन का जन्म 1800 में दिल्ली में हुआ। उनका पूरा नाम हकीम मोमिन खान मोमिन था।
वो सिर्फ एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि तिब, नुजूम और इल्म के मैदान में भी माहिर थे। उर्दू गज़ल को नफासत, लुत्फ और इश्क के नए रंग देने में मोमिन का अहम योगदान रहा है। मोमिन की शायरी का मरकजी मौजू मोहब्बत और उसके नाजुक जज्बात हैं। उनके अशार में दिल की कैफियत, हिजरो विसाल के एहसास और जुबान की लज्जत अपनी उरूज पर नजर आती है। उनका अंदाज़े बयान निहायत दिलकश, पुरअसर और रोमांटिक माना जाता है। आइए उनके चंद मशहूर अशार सुनते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और एक और मकबूल शेर, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कहते हैं कि इस शेर की खूबसूरती से मुतासिर होकर मिर्जा गालिब ने अपना पूरा दीवान कुर्बान करने की बात कही थी। मोमिन खान मोमिन की गज़लें मोहब्बत की नफीस तर्जुमानी करती हैं। उनका कलाम आज भी अदब के शायकीन के दिलों में उतनी ही ताजगी के साथ जिंदा है जितनी 2 सदियां पहले था। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर सी वामसी कृष्णा जी से। सर, आपसे आखिर में ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मानू में हो या कहीं और भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि मतलब इस तरह के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आसानी हो जाए उनको? 3-4 पॉइंट्स पे आप थोड़ा बता दें। सर, सब्जेक्ट से ज़्यादा मैं बोलना चाह रहा हूँ हार्डवर्क और वो बिलीफ रखना, क्योंकि बहुत ऐसा मुश्किल मॉक टेस्ट में अच्छे नहीं लिखते या प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होते, पर एक चीज़ है, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। वो हार्डवर्क कंटिन्यूसली ओवर द ईयर करते रहना चाहिए और अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए। वो जो बिलीफ जब नहीं रखते हैं कि मोरल डाउन हो जाते हैं, तो कंटिन्यूसली कोशिश करते रहना चाहिए, यही मैं बोलना चाहिए। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो मानू का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, RCA है, उसमें आपने जो तैयारी की तो उसमें किस तरह की जो है आपको सुविधाएं और फैसिलिटी दी गई और किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहा वो? मैं बहुत लकी हूँ बोलना चाह रहा हूँ इधर मैं प्रिपेयर करना। इसके लिए मैं शाहिद सर जो CSC के डायरेक्टर हैं उनको थैंक करना चाह रहा हूँ। जी जी जी। मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, जो अच्छे मेंटर्स, जी जी जी, मटेरियल हो, एक पढ़ने के लिए फैसिलिटी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो CSC वाले बहुत हेल्प करते थे। जी जी। और वो मोटिवेशन जो करते थे अपने मेंटर्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ का एक पीयर ग्रुप जो रहता है, एक 100 लोग सब UPSC प्रिपेयर कर रहे हैं, कई दूसरी राज्यों से आते हैं, तो एक नया क्रिटिकल थिंकिंग बात किया, तो क्रिटिकल थिंकिंग आता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है। ये सब के बीच रह के आइसोलेटेड पढ़ाई छोड़ के ऐसा ग्रुप में अच्छा ग्रुप बना के जी पढ़ने से बहुत हेल्पफुल हुआ सर। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा भी बहुत सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं या बाकी और चीज़ों के एग्ज़ाम, टैक्सेशन के, रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो है किस तरह का जो है मतलब टेक्निक स्टूडेंट्स को मतलब अपनाना चाहिए? अलग अलग एग्जाम, बैंकिंग, वो SSC, ये सब का थोड़ा डिफरेंट है, अरिथमेटिक थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। पर जो बेस जनरल स्टडीज़ है वो UPSC से ही आता है। तो
मैं जब यूपीएससी प्रिपरेशन आया हूँ वही जॉब लेके जाऊंगा बोल के माइंडसेट में नहीं रहना ये चाहिए। सब एग्जाम में भी तैयारी करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। सिमिलर पैटर्न जो है अटेम्प्ट करके एक जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फैमिली को एक भरोसा है, वो अपने को कॉन्फिडेंस आता है, और वो जो प्रैक्टिस जैसा है अपने मेन एग्जाम के लिए, ये सब होने से और भी एग्जाम्स देना अच्छा है। मैं अभी तेलंगाना में ज्वाइन हुआ हूँ, उसका रीज़न भी ऐसी है। मेरा मेन फोकस तो यूपीएससी था जी, पर तेलंगाना एग्जाम लिखने से आज मेरे को एक जॉब आया जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि बैंकिंग हो या रेलवे हो, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट अगर इसमें भी आपको एक मौका मिल जाता है तो एटलीस्ट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट तैयारी आपको रेगुलर रखनी है। ज्वाइन भी करने से गलत नहीं है सर, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग में बहुत टाइम मिलता है और टाइम बनाना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल है। आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, पर अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए एक जॉब अगर आप अचीव कर लिए हो, जॉब लेने से कोई गलती नहीं है, और वो ऐड ऑन करता है। आप इंटरव्यू गए हो, मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, वो आपको एडेड वैल्यू, सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि मैं ऑलरेडी अब जॉब में हूँ, बट और मैं बेटर कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वामसी जी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो मैगजीन्स आते हैं और जो न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे रोज़गार समाचार हो गया, तो ये सब कितने हेल्पफुल होते हैं? आप डेली एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह के सब्जेक्ट आते हैं, उसके कितने नंबर्स होते हैं, वो सब सारी डिटेल रोज़गार समाचार में मैं पढ़ता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में लिखी रहती थी। हाँ। तो कितना हेल्पफुल होता है सब चीज़ें? ये न्यूज़पेपर को ऐड ऑन एक मैगजीन कोई भी हो, या कुरुक्षेत्र हो, योजना हो, कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू हो, एक मैगजीन पढ़ने से अपना एडिटोरियल थिंकिंग भी आता है। yes. और फैक्ट्स एंड फिगर्स एक कंसोलिडेटेड एक बुक में आता है। अभी न्यूज़पेपर डेली अपडेट होता है, वो सब को लेके एक मैगजीन में एक जगह आता है, तो उसको भी ऐड ऑन की तरह डेली एक हाफ एन आवर 1 आवर 3-4 पेज पढ़ने से मंथली एक मैगजीन खत्म होता है, और वो वैल्यू ऐड करता है। आपके नोट्स में भी वो ऐड ऑन होते रहते हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया वामसी कृष्णा जी, आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी जानकारी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के हवाले से आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। दोस्तों, ये थे मिस्टर सी वामसी कृष्णा जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे शो में। आपसे फिर मुलाकात होगी ड्रीम जॉब्स के अगले शो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Dream Jobs on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।